this video, I'm going to explain multiple choice questions of class 10 mathematics year 2016. First MCQ is, if we have a matrix A, B, C, D, then A, B minus B, C is called, options are singular matrix, scalar matrix, determinant matrix, zero matrix. डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होना चाहिए था। अब देखिए ए बी माइनस बी सी इज कॉल्ड ए डी माइनस बी सी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दीज आर डायगोनल्स, माइनस बी प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल्स इज कॉल्ड, करेक्ट ऑप्शन इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। बेटा मैं आपको इसकी एक एग्जांपल और बता दूं। लेट्स सपोज वी हैव मैट्रिक्स ए 4 5 6 7, वी हैव स्क्वायर ब्रैकेट्स, और बेटा अगर आप इसका डिटर्मिनेंट बनाओगे तो वर्टिकल लाइंस अप्लाई कर दोगे, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल्स, 6 5 7। और सिंप्लीफाई 28 6 5 30, सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा -2 आंसर आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट इज -2। फर्दर मैं नॉलेज के लिए बता दूं, determinant of matrix A mod is -2 na, means it is not 0, therefore the given matrix is called non singular matrix. If answer is 0 na, then the matrix is called singular matrix. Next MCQ number 2, if two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter touch externally, then distance between their centers will be। बेटा यहां पर ये कहा जा रहा है कि दो सर्कल्स हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने दो सर्कल्स बनाए। लेट्स सपोज कि फर्स्ट सर्कल इज C1, सेकंड सर्कल इज C2, touch externally, very important point, both circles are touching externally। ठीक है, ये सर्कल राइट पर है, एक सर्कल लेफ्ट पर है, और दोनों इनको टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। और टच इंटरनली अगर कहा जाए, इंटरनली, तो बेटा ये इंटरनली टच कर रहे हैं, जबकि ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी, इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। लेट्स सपोज कि फर्स्ट सर्कल का सेंटर है ये, और सेकंड सर्कल का सेंटर है ये। अब इनके डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स का मतलब है इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का क्या डिस्टेंस है, आपको ये डिस्टेंस बताना है। तो देखिए पहले मैं डिस्टेंस शो कर देता हूं बेटा। तो ये है पूरा डिस्टेंस d, और अगर आप ये देखिए यहां पर कि जो फर्स्ट सर्कल है ना, फर्स्ट सर्कल के सेंटर से लेकर ये क्या है, ये फर्स्ट सर्कल का रेडियस है r1, और सेकंड सर्कल के सेंटर से लेकर ये क्या है, ये है r2, और ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पर दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं। टच करने में और कट करने में फर्क है।
ये दो सर्कल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर दो अलग अलग पॉइंट्स बने, ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल। तो यहाँ पर दो कॉमन पॉइंट है, ये कट कर रहे हैं। जब कट करते हैं तो दो पॉइंट्स मिलते हैं, जब टच करते हैं तो एक ही कॉमन पॉइंट होता है। तो आपने R1 R2 ड्रॉ कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, कि एक के सेंटर से लेकर दूसरे के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है। तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी D is equals to R1 plus R2, टोटल डिस्टेंस बताना है दोनों के सेंटर्स के बीच में। तो वी हैव 5 and 3 centimeter radii, 5 plus 3 is equals to 8 centimeter. तो इस क्वेश्चन में if two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter touch externally, very important point, then distance between their centers will be 8 centimeter. बहुत आसान है, आपने बात समझ ली, एग्जाम में आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। टच एक्सटर्नली 5 plus 3 8। अच्छा भाई, टच इंटरनली में क्या होगा, इसका केस अलग है, ये एक अलग केस है। तो आप बात को समझिए, जो मेरे पास बिगर सर्किल है ये उसका सेंटर है, और जो स्मॉलर सर्किल है ये उसका सेंटर है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूंगा और अच्छा जी, जो C1 सर्किल है उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस होगा ये पूरा डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का पूरा डिस्टेंस, ये होगा बड़े सर्किल का रेडियस, मतलब होगा R1। बेटा ये R1 है, पूरा डिस्टेंस R1। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि R2 क्या होगा। लेकिन मैं आपको समझाता हूं, R2 होगा, ये सर्किल का सेंटर है और आपकी मर्जी है सेंटर से ऐसे देख लीजिए या सेंटर से ऐसे देख लीजिए। तो आसानी ये है कि मैं ये करूंगा, ये होगा बेटा मेरे पास R2, तो R1 टोटल डिस्टेंस है, जबकि R2 उसमें से कम है। बेटा जो बड़ा सर्किल है उसका रेडियस तो पूरा होगा R1, और जो छोटा वाला सर्किल है उसका रेडियस क्या होगा, उसके सेंटर से ऐसे देखें अब आप R2, तो R1 है टोटल, जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है 5 सेंटीमीटर, और R2 सिर्फ ये है 3 centimeter. So when two circles touch internally now, then the distance between their centers, distance between their centers का मतलब क्या है, इस बात को जरा समझिएगा कि ये है फर्स्ट सर्किल का सेंटर और ये है सेकंड सर्किल का सेंटर, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ये बताना है। तो टोटल है 5, उसमें से 3 कम कर दो तो फॉर्मूला बनेगा R1 माइनस R2। जब भी दो सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे होंगे ना, तो डिस्टेंस होगा डिफरेंस ऑफ द रेडियाई, रेडियाई को माइनस कर दो, पहले क्या आएगा बड़ा वाला 5, फिर क्या आएगा छोटा वाला 3। तो व्हेन टू सर्कल्स टच इंटरनली, तो आपने दोनों रेडियाई को माइनस कर कर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स निकालना है। व्हेन टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, तो फिर आपने डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स के लिए दोनों रेडियाई को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा दो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। बेटा एमसीक्यू नंबर 3 है cos 45 डिग्री की वैल्यू। तो बेटा cos 45 डिग्री 1/√2 होता है। आपको याद करना चाहिए कि बेटा sin 45 डिग्री वो भी 1/√2 ही होता है, cos 45 डिग्री वो भी 1/√2, दोनों की वैल्यू सेम है, जबकि tan 45 डिग्री की वैल्यू बेटा 1 होती है। ये मेमोराइज करना है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 8595 इज, कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। अगर
तो ये केस होता 0.000 कर कर कोई नंबर होता, 0 पॉइंट कर कर कोई भी नंबर हो, तो ये है केस नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक का। लेकिन अगर नंबर इस तरह से ना हो, नंबर जो है वो 1 से बड़ा हो, तो फिर हम क्या करते हैं, 1 या 1 से बड़ा हो तो ये पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक का केस होता है। इस केस में हम कैरेक्टरिस्टिक के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल माइनस 1। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर डेसिमल कहाँ है, भाई डेसिमल तो है ही नहीं, इसका मतलब एट द एंड होगा। डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं भाई, 1 2 3 4, तो मैं क्या करूंगा भाई 4 minus 1, आंसर इज 3। ये है पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक, आंसर इज 3। लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है ना 8 5 9 5 ना, अगर ये होता इस तरह से 85.95, तो फिर मैं क्या कहता, मैं देखता नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल, n की वैल्यू क्या होगी, डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं तो n होगा 2, तो 2 minus 1, आंसर इज 1। ठीक है, तो अगर ये लेट सपोज होता 8.595, तो अब मैं देखता डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, 1, 1 minus 1, आंसर इज 0। तो कैरेक्टरिस्टिक 0 1 2 3, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी आ सकती है, और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक भी समझ लेते हैं बेटा। अगर हो ना 0.123, तो ये केस है नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक का। 0.0056 कुछ भी, तो ये केस होगा नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक का। अब आपने इसमें ये देखना होता है कि कितने जीरो मौजूद हैं, जीरो है ना, तो 1 बार, कितने जीरो है टोटल, सब देखो सब बेटा 4 बार, तो 1 बार मतलब -1, 4 बार मतलब -4। MCQ number 5, the natural logarithm has the base। नेचुरल लोगैरिथम है बेटा, दो तरह के लोगैरिथम होते हैं, नेचुरल लोगैरिथम और कॉमन लोगैरिथम। कॉमन लोगैरिथम, इस वक्त बात की जा रही है नेचुरल लोगैरिथम हैज द बेस, हर लॉग की बेस होती है, और नेचुरल लोगैरिथम की बेस बेटा e होगी। और कॉमन लोगैरिथम अगर होता, अगर यहाँ वर्ड होता कॉमन लोगैरिथम, तो उसकी बेस 10 होगी। बेटा क्या मतलब है बात का, log to the base 10, log to the base e, बेस छोटी सी लिखी जाती है, इसे हम कहते हैं कॉमन लॉग, इसे हम कहते हैं नेचुरल लॉग। फर्दर नॉलेज के लिए बता दूं कि log the base 10 of x is equals to log x, तो इसे हम सिंपल लॉग लिख देते हैं। और log the base e of x, तो इसे हम लिखते हैं बेटा ln x। बस नेचुरल लॉगरिथम के बारे में हमारी बुक में ज्यादा डिटेल में नहीं है, मजीद बता दूं कि e is an irrational number, its value is 2.71828 up to so on। जैसे कि पाई था 3.142 up to so on, is an irrational number। हर वो नंबर जो स्टॉप ना हो, नेवर एंडिंग हो, जो डॉट डॉट में हो, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कोई ना बता सके, और मजीद जो डेसिमल के बाद रिपीट ना हो रहा हो, हर नंबर डेसिमल के बाद अलग पैटर्न में चल रहा हो, ऐसे नंबर को हम इररेशनल नंबर्स कहते हैं। तमाम स्क्वायर रूट वाले नंबर, जैसे कि हमने पढ़ा था √2 का आंसर 1.414 अप टू सो ऑन, तमाम रूट वाले नंबर्स भी नेवर एंडिंग होते हैं, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, और आफ्टर डेसिमल अलग अलग होते हैं। इसीलिए हम तमाम रूट वाले नंबर्स को इररेशनल नंबर्स कहते हैं। लेकिन रूट के अंदर आपको पता है अगर 16 आ जाएगा तो ये 4 होता है, और √16 मतलब 4, ये रैशनल नंबर है, ये इररेशनल नहीं है। Now students, we have MCQ number 6, the duplicate ratio, duplicate, sorry, the sub duplicate ratio। बेटा रेशियो तीन तरह की होती है, एक होती है डुप्लीकेट,
डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट और सब डुप्लीकेट। डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो में हम स्क्वायरिंग करते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशो में क्यूबिंग की जाती है और सब डुप्लीकेट रेशो बनाने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 49:25, we have 49:25 और मुझे बनाना है सब डुप्लीकेट रेशो। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों पर। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा रूट 49 इज 7, रूट 25 इज 5, 7:5। तो आंसर इज 7:5। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास 7:5 हो और मुझसे कहा जाए कि आप इसका डुप्लीकेट रेशो बनाओ, तो मैं 7:5 का डुप्लीकेट करने के लिए स्क्वायरिंग करूंगा। बेटा 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरह से हम रेशो का स्क्वायर भी कर सकते हैं और रेशो का क्यूब भी किया जा सकता है और स्क्वायर रूट भी किया जा सकता है। दो नंबर्स होंगे, उन पर स्क्वायरिंग करना, उन पर क्यूबिंग करना और उनका स्क्वायर रूट लेना। बेटा ये तीन टाइप्स होती हैं हमारे पास रेशो की। Now we have next MCQ. If sum of D, sigma D is 125, A is 25 and N is 5. We have three values. Then X bar कैलकुलेट करना है। X bar बेटा क्या होता है, मीन होता है, मीन। इसे हम कहते हैं एवरेज, अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन बेटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, इसके लिए इस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर द अर्थमेटिक मीन, A प्लस सिग्मा D ओवर N। बेटा ये फॉर्मूला मेमोराइज करना होगा आपको। बहुत सारों में अर्थमेटिक मीन का ये फॉर्मूला पूछा भी जाता है। तो वैल्यू ऑफ A इज 25, value of sigma D is 125 and the value of N is 5. Just we have to substitute the value. Now simplify, 125 over 5 is 25 and 25 plus 25 is 50. So arithmetic mean average X bar is 50. Now we are on MCQ number 8. In an equilateral triangle, each angle is off. Here we have equilateral triangle, a triangle whose all sides are equal. A triangle whose all sides are equal is called equilateral triangle. ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स जो है वो इक्वल हो, उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और पूछा क्या जा रहा है, ईच एंगल इज ऑफ। दरअसल बात ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तमाम साइड्स भी बराबर हो, तमाम एंगल्स भी बराबर हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स और दो एंगल्स बराबर होते हैं। स्केलेन ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स अलग अलग होते हैं। फिलहाल हमसे कहा जा रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल बता दो। और भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल सेम होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, हर एक पर डबल मार्क शो कर दिया क्योंकि हर साइड की लेंथ जो ना वो सेम होगी। लेट्स सपोज मैंने कह दिया 5 सेंटीमीटर है और मुझे इस पर एंगल बताना है और यहाँ पर जो तीनों एंगल्स है ना वो भी सेम होंगे। इस एंगल की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू मैंने सिंगल मार्क लगा दिया, इसका मतलब सब सेम है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम होते हैं, ये भी x, ये भी x, ये भी x। आप कोई सा भी अल्फाबेट बेटा यहाँ एज्यूम कर दो और अब आप क्या करोगे, आप सिंपलीफाई करोगे यहाँ पर इस तरह से x plus x is equals to 180 degree. As we know, sum of all angles of a triangle is 180 and sum of all angles of a quadrilateral four-sided figure is
360। अच्छा बेटा, ये हुआ 3x इज इक्वल्स टू 180 और x इज इक्वल्स टू 180/3। Hence we get 60 degree. It means each angle of an equilateral triangle is, बेटा हर एंगल 60 60 60 का होगा और 60 + 60 + 60 बेटा 180 होता है। तो हम ये कह सकते हैं एमसीक्यू में कि in an equilateral triangle each angle is of 60 degree. MCQ number 9, 0 1 2 3 up to so on. बेटा ये कुछ नंबर्स हैं, डॉट 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 इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स। तो बेटा चूंकि यहाँ पर 0 इंक्लूड है और उसके बाद 1 2 3 अप टू सो ऑन है, तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स होगा। लेट्स सपोज कि 0 के बगैर बात करूं मैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स 2 4 6 8 अप टू सो ऑन होते हैं और प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, दीज आर प्राइम नंबर्स। 1 नहीं लिखा जाता, 1 is not a prime number. Why? Because it has only one factor. By definition, all those numbers which have two factors are known as prime numbers. तो बेटा 2 3 5 7 ये फर्दर ब्रेक नहीं होते, इनके दो फैक्टर्स हैं, 2 1 2 3 1 3 5 1 5 7 1 7, दो ही फैक्टर्स हैं। हमने यहाँ पर 4 नहीं लिखा, 4 ना लिखने की वजह ये है कि 4 1 4 तो होता ही होता है, लेकिन 4 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 4 भी होता है, इसलिए 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। नाउ वी आर ऑन नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा। MCQ number 10, root x plus root y, root x minus root y। दरअसल जब स्क्वायर रूट आ जाए ना उसे हम कहते हैं सर्ड, और अगर बीच में प्लस हो, दो टर्म हो तो वो बाइनोमियल सर्ड। अब यहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है तो ये भी सर्ड है, बाइनोमियल सर्ड, और इनका प्रोडक्ट करना है। और जब भी बाइनोमियल सर्ड इस तरह से हो कि वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो, एक पे प्लस और एक पे माइनस, और कोई डिफरेंस ना हो, रूट एक्स सेम, रूट वाई सेम। तो बेटा हम a + b * a - b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² - b², वैल्यू ऑफ a इज √x एंड द वैल्यू ऑफ b इज √y। आंसर बन जाएगा बेटा x - y। कैसे? स्क्वायर एंड रूट आर इनवर्स ऑपरेशन, सो दे कैंसिल आउट। आंसर इज x - y, फर्स्ट ऑप्शन। Now we are on next MCQ beta, MCQ number 11, the measure of an angle inscribed in a semicircle is equals to, आपसे क्या कहा जा रहा है? the measure of an angle inscribed in a semicircle। सेमीसर्कल में जो एंगल इंस्क्राइब होता है, सेमीसर्कल में जो एंगल बनता है उसकी वैल्यू बतानी है, 90 180 30 60। तो बेटा सेमी सर्कल में 90 डिग्री एंगल बनता है। अगर यही एमसीक्यू इस तरह से होता, द मेजर ऑफ एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ मेजर आर्क, तो फिर उसमें मेजर आर्क में ना एक्यूट एंगल बनता है। और अगर यहाँ पर वर्ड होता एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ माइनर आर्क, तो उसमें ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। बेटा ये एमसीक्यू तकरीबन हर साल आ रहा होता है, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बेटा, जैसे कि सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि ये है मेरे पास एक सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल से मुझे बनाना है सेमी सर्कल। अगर मुझे सर्कल से सेमी सर्कल बनाना है तो मैं जाहिर सी बात है हाफ सर्कल को कट कर दूंगा, क्या बेटा? तो मेरे पास ये बन गया, आप देख सकते हैं सेमी सर्कल, ठीक है। और लेट्स सपोज कि मुझे ना इस सर्कल से एक छोटी सी मैंने आर्क कम कर दी, तो ये जो मेरे पास आर्क बची ना, ये है मेजर आर्क। और लेट्स सपोज कि मैं इस पूरे सर्कल में से
इस पूरे सर्कल में से क्या करूंगा बेटा, ज्यादा रीजन मिटा दूंगा, हाफ से कम कर दूंगा, वो बन जाएगी माइनर आर। तो बात को समझते हैं, ये है बेटा सेमी सर्कल, हाफ ऑफ सर्कल, और ये है सर्कल की मेजर आर, जबकि ये है सर्कल की माइनर आर। नाम से जाहिर है मेजर बड़ी, माइनर छोटी, आर है आपके सामने। अब ना मुझे एंगल बनाना है। देखो भाई हम एंगल कैसे बनाते हैं। एंगल बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कॉर्ड बनाएंगे। ठीक है बेटा, मैंने एक कॉर्ड बना दी। अच्छा जी, यहां पर भी बेटा मैंने एक कॉर्ड बना दी, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी मैंने एक कॉर्ड बना दी। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। अब मैं ये जो कॉर्ड के एंड्स है ना, इनके नाम रख रहा हूं ए बी, पी क्यू, एक्स वाई। अब आप एंगल बनाना सीखो कि सेमी सर्कल में एंगल कैसे बनता है, माइनर आर्क में एंगल कैसे बनता है, मेजर आर्क में एंगल कैसे बनता है। बेटा क्या करना होता है, ये जो आपके पास आर्क के एंड्स है ना ए और बी, इन्हें ज्वाइन कर देना होता है सर्किल पर कहीं भी। सर्किल पर कहीं भी इन एंड्स को ले जाकर मिला दो। लेकिन ये आर्क्स जो ए और बी को ज्वाइन करना होता है हमेशा। बिल्कुल ऐसे ही बेटा यहाँ पर यही काम कर रहा हूं मैं। तो बेटा ये जो आपने यहाँ पर कॉर्ड बनाए थे, इन कॉर्ड के एंड को आपने ज्वाइन कर दिया बेटा यहाँ पर। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये एंगल क्या है, ये राइट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और ये एक्यूट एंगल है। इसे हम कहते हैं एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ माइनर आर्क इज ऑब्ट्यूज एंगल, और एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ मेजर आर्क इज एक्यूट एंगल। बेटा ये तीनों एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि सेमी सर्कल पे राइट एंगल बनता है, माइनर आर्क में ऑब्ट्यूज और मेजर आर्क में एक्यूट एंगल बनता है। तो बेटा इस ब्लैंक का आंसर क्या होगा, द मेजर ऑफ एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री।